वेलकम टू चैनल मैथ्स विद पीपी। मेरा नाम प्रशांत प्रणव है और मैं आज आपको कंप्यूटर बेसिक एंड पीसी सॉफ्टवेयर का चैप्टर 7 ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट कराऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। अब देखिए, ये चैप्टर है मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। यहाँ लिखा है ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर। ये एक सॉफ्टवेयर है डेट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्स, जो कंप्यूटर के हार्डवेयर रिसोर्स को मैनेज करता है एंड प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एप्लीकेशन, और प्लेटफॉर्म तक प्रोवाइड करता है जहाँ पे वो एप्लीकेशन रन हो रहा होता है। इट एक्ट्स एज एन इमीडिएटली बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड यूज़र लेवल एप्लीकेशन, और ये कंप्यूटर के हार्डवेयर से लेके यूज़र लेवल एप्लीकेशन तक, जहाँ पे मतलब कोई भी यूज़र जिस भी लेवल पे वर्क कर रहा होता है वहाँ से वहाँ तक को कनेक्ट करता है, उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए की फंक्शंस आता है इसमें। की फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, पहला होता है प्रोसेस मैनेजमेंट। इसमें होता है मैनेजिंग प्रोसेसेस रनिंग ऑन द कंप्यूटर। वो प्रोसेस जो कंप्यूटर पे रन हो रहा होता है उसे हम प्रोसेस मैनेजमेंट प्रोग्राम्स कहते हैं। अगला आता है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट होता है मैनेजिंग कंप्यूटर मेमोरी, एलोकेटिंग इट ऑन रनिंग प्रोग्राम। कंप्यूटर मेमोरी पे जो एलोकेट कर रहा होता है उस पे जो रनिंग प्रोग्राम होता है उसको हम मेमोरी मैनेजमेंट कहते हैं। अब फाइल मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, प्रोवाइडिंग अ फाइल सिस्टम ऑफ स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग डाटा। वो वाली इंफॉर्मेशन जो जब फाइल को स्टोर कर रहे हैं, फाइल को रिट्राइव कर रहे हैं, उस समय जो हमें डाटा मिलती है किसी भी फाइल से, उसे हम फाइल सिस्टम मैनेजमेंट कहते हैं। अब इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, मैनेजिंग इनपुट ऑपरेशंस बिटवीन द डिवाइसेस एंड आउटपुट ऑपरेशंस बिटवीन द प्रोग्राम। जब कोई भी इनपुट डिवाइस को मैनेज ऑपरेट करता है और आउटपुट डिवाइस को मतलब कि मैनेज करता है, इनपुट आउटपुट के बीच में जो कनेक्शन होता है उसको हम इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट प्रोग्राम कहते हैं। अब देखिए अगला आता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी आता है प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म फॉर कंट्रोलिंग एक्सेस टू कंप्यूटर रिसोर्सेज। मतलब कि प्रोवाइड करता है मैकेनिज़म्स, मतलब कि हमारे कंप्यूटर में वो मतलब कि सिक्योर कर देता है, किसी भी तरह से वायरस वगैरह हो है या नहीं उसको जस्टिफाई कर देता है, कहीं से कहीं तक हमारा डाटा लीक तो नहीं होता उसको जस्टिफाई करता है। वो काम सिक्योरिटी का होता है। इंटरप्ट हैंडलिंग होता है मैनेजिंग इंटरप्ट जनरेट द कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस। अब जब हार्डवेयर डिवाइस से हम काम कर रहे होते हैं तो उसके बीच में कोई इंटरप्ट तो नहीं आ रहा, उसको मैनेज करता है, वो इंटरप्ट हैंडलिंग का काम होता है। अगला होता है रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन मैनेजिंग एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज। एलोकेट करता है और डी एलोकेट करता है सिस्टम रिसोर्सेज को, जो मैनेज करता है वो रिसोर्सेज एलोकेशन होता है। अब देखिए टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स, पहले सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी डिज़ाइन फॉर सिंगल यूज़र एनवायरनमेंट। सिंगल यूज़र एनवायरनमेंट के लिए ये डिज़ाइन होता है, जैसे MS डॉक्यूमेंट्स। मल्टीपल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, ये मल्टीपल यूज़र्स के लिए डिज़ाइंड होता है या मल्टीपल यूज़र्स को सपोर्ट करता है, जैसे एग्जांपल है यूनिक्स और लिनक्स। अब सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रन ऑन अ सिंगल प्रोग्राम एट अ टाइम, यानी सिंगल प्रोग्राम को एक समय में रन कराता है, जैसे इसका एग्जांपल मैक DOS है। फिर मल्टीपल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स मल्टीपल प्रोग्राम कॉन्करेंटली, जैसे विंडोज़ हो गया या मैक OS हो गया, ये सब हो गया। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन फॉर एप्लीकेशन रिक्वायरिंग रिपीटेबल फास्ट रिस्पॉन्सेस, जैसे इनेबल सिस्टम होता है। अब मोबाइल OS में आता है डिज़ाइन फॉर मोबाइल डिवाइसेस, जैसे एंड्रॉयड हो गया, iOS हो गया, एप्पल्स हो गया, ये सब हो गया। अब पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम, जो पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है आज के टाइम में, वो मैंने कुछ 3 यहाँ पे एग्जांपल लिए हुए, जैसे विंडोज़ है, मैक OS है, लिनक्स है, यूनिक्स है, एंड्रॉयड है, iOS है। ये सारे मेरे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। पहला है कर्नल। कर्नल में आता है कोर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट
ठीक है। मैनेज हार्डवेयर रिसोर्स, जो कि मैनेज करता है हार्डवेयर रिसोर्स को, उसे हम कर्नल कहते हैं। अगला आता है डिवाइस। डिवाइस क्या है? डिवाइस ड्राइवर्स मैनेज कम्युनिकेशन बिटवीन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर डिवाइस, मैनेज करता है कम्युनिकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर डिवाइस के बीच में, उसको हम डिवाइस ड्राइवर्स कहते हैं। अगला है सिस्टम लिबरलीज, यह है प्रोवाइड कॉमन फंक्शन फॉर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के बीच में कॉमन फंक्शन जो प्रोवाइड करता है वो सिस्टम लिबरलीज होता है। अगला है सिस्टम यूटिलिटीज़, ये करते हैं परफॉर्म वेरियस सिस्टम टास्क, अलग अलग सिस्टम टास्क को जो परफॉर्म करता है उसे हम सिस्टम यूटिलिटीज़ कहते हैं, जैसे डिस्क फॉर्मेटिंग, ठीक है। अगला है यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस कहते हैं प्रोवाइड एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड इंटरनेट विद द ओएस, ओएस की हेल्प से इंटरनेट और यूज़र की बीच में जो इंटरफेस होता है उसके बीच का यूज़र और मतलब कि इंटरनेट के ऑपरेटर या यूज़र जो भी कंप्यूटर यूज़ कर रहा है और इंटरनेट इंटरेक्ट जो कर रहा है यूज़र को किसकी हेल्प से? ओएस की मदद से, उसको हम यूज़र इंटरफेस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम था, ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट आता है मल्टी प्रोग्रामिंग इम्प्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस इन सेवरल वेज, ठीक है। किस अलग अलग तरीके से मल्टी प्रोग्रामिंग इम्प्रूव होता है? तो पहला है यहाँ पे बाय अलोइंग मल्टीपल प्रोग्राम टू रन कंकरेंटली, मल्टीपल प्रोग्राम को रन करने में अलाउ करता है। मल्टीपल प्रोग्रामिंग ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम को रन करने में अलाउ करता है, सिस्टम की परफॉर्मेंस को। इंक्रीजिंग इफिशिएंटली, बहुत जल्द इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। एंड ओवरऑल सिस्टम यूटिलाइजेशन, और मतलब कि ओवरऑल सारे सिस्टम यूटिलाइजेशन को आराम से रन करा देता है। कौन कराता है? ये कराता है मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व्स सिस्टम परफॉर्मेंस, ठीक है। मल्टी प्रोग्रामिंग कराता ही है। अब देखिए, अभी जो फर्स्ट टॉपिक लिया है मैंने, इफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन। इफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन उसे कहते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग अलाउज मल्टीपल प्रोग्राम टू शेयर सिस्टम, यानी मल्टी प्रोग्रामिंग क्या करता है कि मल्टीपल प्रोग्राम को शेयर करता है सिस्टम पे। जैसे मल्टीपल रिसोर्सेज हो गए, जैसे सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइस, मैक्सिमाइजिंग यूटिलाइजेशन, इन सबको जो एक समय में बहुत सारी मल्टीपल प्रोग्राम्स को शेयर करते हैं हमारे सिस्टम पे, वो होता है इफिशिएंट रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, ठीक है। अगला है इम्प्रूव सीपीयू यूटिलाइजेशन, ये करता है बाय एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल प्रोग्राम कॉन्करेंटली, यानी कॉन्करेंटली अचानक से मल्टीपल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, सिस्टम आइडियल टाइम पे इज रिड्यूस्ड, घटा देता है। इंक्रीज्ड ओवरऑल सीपीयू इनिशियलाइजेशन, सीपीयू इनिशियलाइजेशन में बढ़ा देता है और आइडियल टाइम पे वो घटा देता है, तो उसको हम इम्प्रूव सीपीयू यूटिलाइजेशन कहते हैं, ओके। अगला है इन्हांस्ड थ्रूपुट। मल्टी प्रोग्रामिंग इनेबल द एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल प्रोग्राम्स, मल्टी प्रोग्रामिंग इनेबल करता है और एग्जीक्यूट करता है मल्टीपल प्रोग्राम्स को साइमल्टेनियसली, धीरे धीरे। इंक्रीज सिस्टम थ्रूपुट, सिस्टम को इंक्रीज करता है क्या? थ्रूपुट के द्वारा, ठीक। अब देखिए रिड्यूस्ड रिस्पॉन्स टाइम, रिस्पॉन्स टाइम को भी घटाता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है विद मल्टीपल प्रोग्राम रनिंग कॉन्करेंटली, जब हम मल्टीपल प्रोग्राम करते हैं तो रनिंग, आपने देखा हो जब आपके सिस्टम में बहुत सारे मतलब पीछे से बहुत सारा पेजेस और फाइल्स ओपन होता है, पेज ओपन होता है, तो आपने देखा उस समय आपकी कंप्यूटर की जो स्पीड होती है डाउन कम हो जाती है, बहुत धीरे चलता है, कभी पता चलता है कि पता नहीं चल रहा है नहीं चल रहा, ठीक है। और जब वही आप पीछे के सॉफ्टवेयर जिस मेन मतलब पीछे के सारे फाइल्स आप क्लोज कर देते हैं, जिस मेन फाइल पे आप काम कर रहे हैं उसे ही ओपन रखते हैं, फिर आप अपनी इस कंप्यूटर की स्पीड देखें तो फिर वो वैसे ही अपने पुराने वाले स्पीड में आ जाता है। तो इसका जब हम मल्टीपल फाइल से एक समय में खोलते हैं तो उससे क्या होता है कि उसका जो स्पीड होता है, उसकी जो टाइम होती है, वो मतलब रिस्पॉन्स देने की जो उसकी कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। अब बेटर सिस्टम रिसोर्सेज मैनेजमेंट, बेटर सिस्टम रिसोर्सेज मैनेजमेंट में आता है मल्टी प्रोग्रामिंग अलाउ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू मैनेज रिसोर्सेज फॉर इफिशिएंटली। मल्टी प्रोग्राम क्या करता है? अलाउ करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करने में, रिसोर्सेज पे मैनेज करने में इफिशिएंटली, धीरे धीरे,
अलोइंग दैम टू प्रोग्राम इज नीडेड। कब करता है? जब हमें प्रोग्राम की आवश्यकता पड़ती है, जब भी करता है, वैसे वो नहीं करता। ठीक। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इससे क्या होता है? इंक्रीज प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। बाय एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल प्रोग्राम्स में एग्जीक्यूशन हो जाता है साइमल्टेनियस, धीरे धीरे। यूजर्स कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क, यूजर्स क्या होता है? मल्टीपल टास्क करने लगते हैं कॉन्करेंटली। ठीक है। इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, तो इससे क्या होता है? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है। जैसे मैं पहले अपनी कोडिंग, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मैं अपनी कोडिंग पहले सी लैंग्वेज पे करता था। ठीक है। अब उसके बाद एडवांस आ गया, C++ आया, तो मैं फिर अपनी कोडिंग C++ पे करूँगा। फिर एडवांस वर्जन आया, जावा है, मैं अपनी कोडिंग जावा पे कर दूँगा। फिर मैं PHP .NET ऐसे करते करते मैं बढ़ गया। तो मैंने पहले C सीखा, C++ सीखा, फिर जावा सीखा, क्योंकि मैं रन कराऊँगा तो मैं पहले उसे सीखूँगा। तो मेरे पास एडवांटेज क्या है? मेरी एडवांटेज मेरे पास, मैं भी मल्टी प्रोग्रामर हूँ कि मैं चाहूँ तो उसी कोड को C पे भी रन करा सकता हूँ, उसी कोड को मैं C++ पे भी रन करा सकता हूँ, और उसी कोड को मैं जावा पे भी रन करा सकता हूँ। तो मैं मल्टीपल प्रोग्रामिंग हो गया, यानी एक समय मैं चाहूँ तो तीनों उस पर मैं काम कर सकता हूँ, C पे, C++ पे, जावा पे, इस तरह से। और इससे क्या होगी कि मेरी प्रोडक्टिविटी, यानी मेरे कोई भी प्रोग्राम में, कोई भी कोड बना रहा हूँ, कोई भी प्रोग्राम बना रहा हूँ, उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। अब है इम्प्रूव सिस्टम रिलायबिलिटी। यह है प्रोग्रामिंग अलाउ फॉर fault tolerance. Other programs can continue execution even one program concerned the error. इसमें कहता है कि मल्टीपल प्रोग्रामिंग अलाउ करता है, अगर चाहे, अगर आप जैसे C पे कोई भी एक अलग से जिसकी भी उस पर प्रोग्राम पे आप रन कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें चाहे एरर आ जाए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर एक में एरर आया तो सब में ही एरर आएगा। अगर एक में एरर आया, अगर एक में एरर आया तो क्या पता वो दूसरा चल जाए, तीसरा चल जाए, या वो एक छोड़ के, जैसे वो ये कहना चाह रहा है, मतलब कि वो एक प्रोग्राम को छोड़ के बाकी प्रोग्राम रन हो जाएगा अगर उसमें एरर नहीं है। तो अगर उसमें भी एरर है तो वो रन नहीं होगा। ठीक है। अगला है इन्हांस स्केलेबिलिटी भी बढ़ जाती है इसकी। इससे ये होता है मल्टीपल प्रोग्रामिंग इनेबल सिस्टम टू हैंडल इंक्रीज, सिस्टम को हैंडल करने की जो इंक्रीमेंट रेट होता है वो बढ़ता है। तो वर्कलोड्स बाय एडिंग मोर प्रोग्राम्स, वो बहुत ज़्यादा प्रोग्राम करने के लिए हमें वर्कलोड चाहिए होता है, वो भी बढ़ता है। और रिसोर्सेज आर नीड है, अगर जब हमें रिसोर्स की आवश्यकता पड़ती है तो हम अपने प्रोग्राम को बढ़ाते हैं, तो हमारी स्केलेबिलिटी जो होती है, हमारे काम करने की जो क्षमता होती है, स्केलेबिलिटी वो बढ़ जाती है। ठीक है। जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिया, जैसे मैं C लैंग्वेज पे काम कर रहा हूँ, फिर मैं C++ पे काम कर रहा हूँ, फिर मैं जावा पे काम कर रहा हूँ, यानी एक टाइम पे मैं 3 लैंग्वेज पे काम कर रहा हूँ। तो मेरी पहले मैं C पे करता था या C++ पे करता था, फिर जब जावा आया तो मैं जावा पे भी काम करने लगा, तो मेरी स्केलेबिलिटी बढ़ गई कि मैं पहले 1 या 2 लैंग्वेज पे काम करता था, और अब मैं 1-2 से ज़्यादा लैंग्वेज पे काम कर सकता हूँ। तो इस तरह से वो एग्जाम्पल मैंने लेके आपको समझाया। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है रिलेशनशिप बिटवीन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, उसकी क्या रिलेशंस है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है। हार्डवेयर कंपोनेंट्स इंटरेक्ट विद ईच अदर, हार्डवेयर के कंपोनेंट्स जो है एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है। विद सॉफ्टवेयर कंपोनेंट टू इनेबल डाटा, किसके साथ? हार्डवेयर के जो कंपोनेंट है वो सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट से इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे को डाटा को इनेबल कराने में, प्रोसेसिंग कराने में, स्टोरेज में, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस में। ठीक है। इन सब चीज़ों में करते हैं वो। द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज एन इमीडिएटली मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट कैसे करता है? इमीडिएटली मैनेज करता है हार्डवेयर रिसोर्सेज पे। एंड प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म, और ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड करता है फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू रन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन कराने में प्रोवाइड करता है ये। ठीक। अब देखिए हम हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है मेरा हार्डवेयर कंपोनेंट्स। हार्डवेयर कंपोनेंट्स पहला आता है इसमें हार्डवेयर कंपोनेंट्स। ठीक है। तो हार्डवेयर में क्या आता है? CPU आता है, रैम आता है, HDD या SSD आता है। ठीक है। और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आते हैं। CPU क्या करता है? CPU करता है एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस, प्लेटफॉर्म, कैलकुलेशंस एंड कंट्रोल डाटा ट्रांसफ़र। इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, कैलकुलेशंस को परफॉर्म करता है, ठीक है, और कंट्रोल डाटा ट्रांसफ़र को मैनेज करता है। उसके बाद
नेक्स्ट है मेमोरी। मेमोरी में क्या है, रैम आता है, रैम या रोम। रैम क्या करता है, रैम होता है मेरा रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ रैम की बात कर रहे हैं। टेम्पोररी स्टोरेज स्टोर्स डाटा एंड परफॉर्म इंस्ट्रक्शन। ये टेम्पोररी स्टोर डाटा को परफॉर्म करता है और इसको इंस्ट्रक्ट करता है और सीपीयू प्रोसेसिंग में, ठीक है। रोम क्या करता है, रोम होता है परमानेंट स्टोर, मतलब स्टोर डाटा को परमानेंटली स्टोर करता है और मैनेज करता है सीपीयू प्रोसेसिंग में, उसका भी वही काम होता है। लेकिन जो रैम है वो टेम्पोररी स्टोर डाटा है, स्टोरेज डाटा है, और जो रोम है वो परमानेंट स्टोरेज डाटा है, ठीक है। अब स्टोरेज डिवाइस में आते हैं। स्टोरेज डिवाइस में क्या होता है, एचडीडी या एसटीडी। एचडीडी यहाँ पे हार्ड डिस्क ड्राइव को कहते हैं एचडीडी। एचडीडी जो होता है वो मेरा सैंड डिस्क ड्राइव होता है, ठीक है। एचडीडी क्या करता है, स्टोर्स डाटा को स्टोर करता है, प्रोग्राम को स्टोर करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर करता है। स्टोरेज डिवाइस के अंदर ये तीन चीज़ स्टोर होती है, पहला डाटा को, दूसरा प्रोग्राम और तीसरा ऑपरेटिंग सिस्टम को, ठीक है। अगला आता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जिसको हम IO डिवाइसेस भी कहते हैं। इनपुट आउटपुट में होता है अलाउ यूज़र इंटरेक्शंस, डाटा ट्रांसफ़र। डाटा ट्रांसफ़र से हमें यूज़र के इंटरेक्शंस को अलाउ करता है। जैसे वो किसके द्वारा होता है, या तो हम कीबोर्ड के द्वारा शो कर देते हैं इंटरेक्शंस, माउस के द्वारा शो कर देते हैं, ठीक है, और मॉनिटर्स के द्वारा हम शो कर देते हैं, ठीक। या तो जैसे कोई भी आउटपुट है वो एज अ माउस उसमें दिखा सकते हैं, जैसे ये वाला पॉइंट है तो इसका भाई ये वाला पॉइंट है, ये इस तरह, ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह बता सकते हैं, ठीक है। या हम कहते हैं कीबोर्ड की हेल्प से कुछ लिख के, जैसे ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पे ऐसे इंपॉर्टेंट लिख देते हैं, तो ये कीबोर्ड की हेल्प से हो जाता है। मॉनिटर की हेल्प से कैसे, कि एज अ आउटपुट जो भी आएगा हमारा, इनपुट भी हम मॉनिटर पे देंगे और आउटपुट भी जाएगा वो भी हमारे मॉनिटर पे ही आएगा, ठीक है। अब आता है सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स में होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, मैनेजेस हार्डवेयर रिसोर्सेज, हार्डवेयर रिसोर्स को मैनेज करता है, प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एप्लीकेशन, रनिंग एप्लीकेशन में प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करता है यूटिलाइज ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज, ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस को यूटिलाइज करता है, परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क और स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। जैसे वर्ड प्रोसेसिंग होता है, वेब प्रोसेसिंग या वर्ड प्रोसेसिंग और वेब ब्राउजिंग। अब देखिए रिलेशनशिप में आते हैं, ये तो ऊपर था हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, मैंने हार्डवेयर कंपोनेंट क्या है, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट क्या है वो बताया। अब हमारा मेन टॉपिक था इसका रिलेशनशिप क्या है। रिलेशनशिप के अंदर आता है सीपीयू मेमोरी। सीपीयू मेमोरी क्या करता है, सीपीयू एक्सेसेस एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, यानी एक्सेस और एग्जीक्यूट करता है, यानी एक्सेस भी करता है, रन भी कराता है और एग्जीक्यूट भी करता है, उसको मतलब कि कंट्रोल भी करता है इंस्ट्रक्शन मेमोरी पे, ठीक है। अब स्टोरेज, सीपीयू मेमोरी का काम था। सीपीयू स्टोरेज का क्या काम है, रिट्राइव डाटा फ्रॉम स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस से डाटा को निकाल कर रिट्राइव कर देता है वो सीपीयू ही करता है, सीपीयू रिट्राइव करता है डाटा को। अब सीपीयू इनपुट आउटपुट डिवाइस में होता है, सीपीयू रिसीव्स इनपुट एंड सेंड आउटपुट डिवाइस। सीपीयू क्या करता है, इनपुट लेता है और आउटपुट भेजता है, ठीक है। किसको इनपुट लेगा, इनपुट कहाँ से लेता है, मॉनिटर से लेता है, सीपीयू में आता है, ठीक। अब सॉल्व हो गए, सीपीयू में ही सॉल्व हुआ वो, अब सॉल्व हो गया, आउटपुट कहाँ आया, फिर जाएगा वो मॉनिटर स्क्रीन पे, ठीक है। तो इनपुट भी लेगा और काम करके फिर आउटपुट भी देगा, तो वो काम सीपीयू इनपुट आउटपुट डिवाइस का है। अगला आता है मेमोरी में स्टोरेज। मेमोरी स्टोरेज में आता है डाटा इज ट्रांसफर्ड बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइस। डाटा ट्रांसफ़र होता है मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस के बीच में, वो काम मेमोरी स्टोरेज का होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर, ये क्या करता है, मैनेज एंड कंट्रोल हार्डवेयर रिसोर्सेज, मैनेज और कंट्रोल करता है हार्डवेयर रिसोर्सेज को। ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करता है ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज एंड प्लेटफॉर्म फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। अगला आता है एप्लीकेशन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूटिलाइजेज हार्डवेयर रिसोर्सेज वाया ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो यूटिलाइज करता है, यानी वो मैनेज करता है हार्डवेयर रिसोर्स को वाया ऑपरेटिंग सिस्टम ही कर लेता है, ठीक। अब यहाँ लिखा है मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम कंपोनेंट्स प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कंपोनेंट है वो प्रोवाइड वेरियस सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक। तो वहाँ पे यहाँ पहला पॉइंट है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या होता है,
इसमें होता है प्रोसेस क्रिएशन एंड टर्मिनेशन, प्रोसेस को क्रिएट करते हैं और टर्मिनेट करते हैं। प्रोसेस शेड्यूलिंग, प्रोसेस को शेड्यूल किया जाता है। एलोकेटिंग सीपीयू टाइम, ठीक है, जब सीपीयू टाइम में एलोकेट हो रहा होता है। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, प्रोसेस को सिंक्रोनाइज करते हैं, यानी मैनेजिंग रिसोर्स शेयर्ड रिसोर्सेज, यानी आपने जैसे देखा होगा अपने फ़ोन्स वगैरह सिंक्रोनाइज, यहाँ पे मैं आपको छोटे से एग्जांपल लेकर समझाऊंगा। सिंक्रोनाइज होता है जैसे आपने अपने फ़ोन्स वगैरह में देखा होगा, आप क्या करते हो अपने फ़ोन में ईमेल को एक बार लॉगिन करते हो तो आपका क्या होता है, आजकल क्या होता है, जितने भी कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जितने भी मेल्स होते हैं, जितने भी इन्फॉर्मेशन हम मेल पे रख सकते हैं या ये ड्राइव पे, गूगल ड्राइव पे हम रख सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन हम रखते हैं, ठीक। अब क्या होता है कि आजकल लोग क्या करते हैं अपने, मतलब कि जब भी फ़ोन पहले रीसेट होता था सारा डाटा तो प्राय मतलब रिसीव हो जाता है, लेकिन हमारा क्या होता है कि कॉन्टैक्ट का जो ऑप्शन होता है, हमारा कॉन्टैक्ट वाला ऑप्शन वो मोस्टली डिलीट हो जाता था। तो उसके लिए क्या आया, सिंक्रोनाइजेशन का ऑप्शन आया। सिंक्रोनाइजेशन से फ़ायदा ये हो गया कि जो भी डाटा हम अपने मेल पे रख सकते हैं, यानी हम अपने गूगल अकाउंट से लिंक कर सकते हैं, हम लिंक कर देते हैं, वो क्या करते हैं, सिंक्रोनाइज कर देते हैं। सिंक्रोनाइज का मतलब है उसको उससे पूरी तरह से उसको अटैच कर देते हैं, ठीक है, कहीं से कहीं तक वो नहीं हो सकता। अब जैसे देखो, जैसे थोड़ी देर के लिए एग्जांपल लेता हूँ मैं, किसी बंदे का फ़ोन है, ठीक है, वो चोरी हो गया, ठीक। तो जैसे फ़ोन चोरी हो गया तो क्या होगा कि मेरे पास जो ईमेल आईडी थी, मेरे पास जैसे कुछ भी XYZ कोई भी ईमेल आईडी है वो मेरे पास थी, ठीक है। अब जो भी मेरी ईमेल आईडी है, अब उसको मैं किसी और फ़ोन में या उसको एक्सेस करूँगा, यानी उसको लॉगिन करूँगा, तो क्या होगा, मेरे पास जितने कॉन्टैक्ट्स थे, मेरे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन थी XYZ ईमेल के अंदर, जो भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड थी, जो भी कॉन्टैक्ट्स थे, जो भी मेरे पास फ़ोटोज़ फाइल्स जो भी थे, वो सब कुछ मेरा वापस रिकवर हो जाता है। तो वो किससे होता है, वो सिंक्रोनाइजेशन से होता है, ठीक है। अब अगला है कम्युनिकेशन। प्रोसेस कम्युनिकेशन में आता है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन मैकेनिज्म। ये वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताया कि जो वापस रिकवर हो जाता है वो प्रोसेस कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। अगला है प्रोसेस मेमोरी मैनेजमेंट। प्रोसेस का काम खत्म हो गया, मेमोरी में आते हैं। मेमोरी कैसे मैनेज होता है, मेमोरी मैनेजमेंट आता है एलोकेशन एंड डी एलोकेशन। मेमोरी को एलोकेट करता है, डी एलोकेट करता है, ठीक है। अगला क्या करता है, मेमोरी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। मेमोरी को मैपिंग करता है, कैसे, ट्रांसलेट वर्चुअल एड्रेस बाय फिजिकल एड्रेसेस। आपने देखा होगा मैपिंग में क्या होता है, फिजिकल एड्रेसेस में आपने ये जो मैपिंग है, ये क्या होता है कि किसी भी बंदे का आपने देखा हो मल्टीपल एड्रेसेस शो कर रहा होता है कि ये यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, इस टाइप का होता है मैपिंग। अब क्या होता है, वर्चुअल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेट कर देता है, मतलब ये। अब मेमोरी कैचे क्या करता है, ऑप्टिमाइज करता है मेमोरी एसेस को ऑप्टिमाइज जो करता है, यानी कैचे मेमोरी वही होती है जो एक्सटर्नल मेमोरी होती है सीपीयू की, तो मेमोरी ऑप्टिमाइज कर देता है उसको अच्छी तरीके से, वो मेरे मेमोरी कैचे होते हैं। फाइल सिस्टम मैनेजमेंट में क्या होता है, फाइल क्रिएशन, डिलीशन एंड मॉडिफिकेशन। फाइल को क्रिएट करता है, डिलीट करता है, मॉडिफाई करता है। अगला होता है फाइल ऑर्गेनाइजेशन, फाइल को ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। अगला होता है फाइल असेस कंट्रोल, फाइल को असेस करता है और कंट्रोल करता है। अगला होता है फाइल स्टोर्स एंड रिट्राइवल, फाइल को स्टोर करता है और रिट्राइव करता है, ठीक। अब इसमें अगला पॉइंट है इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट में क्या है, IO ऑपरेट हैंडलिंग को ऑपरेट करता है, जैसे एग्जीक्यूट करता है, रीड इनपुट डिवाइस को या आउटपुट डिवाइस को रीड करता है और राइट करता है, ठीक है। डिवाइस मैनेजमेंट में क्या मैनेज करता है इनपुट आउटपुट डिवाइस को। इंटरप्ट हैंडलिंग क्या करता है, जनरेट करता है, मतलब मैनेजिंग इंटरप्ट्स जनरेटेड बाय डिवाइसेस, जो जिस भी इनपुट डिवाइस के द्वारा जनरेट हुआ हो या आउटपुट डिवाइस के द्वारा जनरेट हुआ हो उसको मतलब कि मैनेज करता है कि हाँ भाई ये जो है कोई भी प्रोग्राम है ये किसके द्वारा जनरेट हुआ है, चाहे तो इनपुट की साइड से हुआ है चाहे आउटपुट की साइड से हुआ, उसको चेक करता है। इनपुट आउटपुट शेड्यूलिंग, उसको शेड्यूल कर देता है कि हाँ भैया अगर जैसे मैंने इसको सिर्फ दिया, कंप्यूटर को काम दिया 2 + 2 = what, तो वो क्या करेगा, ये काम किसका था, इनपुट का था, तो वो इनपुट ही काम करेगा, उस समय आउटपुट नहीं आएगा, ठीक है। तो उसको शेड्यूल करता है, उसको बताता है कि भाई पहले इनपुट आएगा जब ही हमें आउटपुट देना है, वैसे नहीं देना, ठीक है। तो वो काम क्या करता है, वो इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट का होता है। जैसे मैंने कहा 2 + 2 = what,
तो मैंने उसको इनपुट दिया, अब वो उसके CPU में जाके प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद मुझे आंसर आएगा 4। 4 क्या है, मेरा आउटपुट है, ठीक है। इस तरह होता है। फिर आता है सिक्योरिटी सर्विसेज। सिक्योरिटी सर्विसेज में क्या होता है, ऑथेंटिकेट होता है यानी वेरीफाई होता है आइडेंटिटी, ठीक है। ऑथराइज्ड होता है यानी कंट्रोल असेस ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का कंट्रोल असेस होता है। फिर असेस कंट्रोल होता है, ठीक है। मैनेज परमिशन को लेता है कि हाँ भाई ये जो है, क्या आपने देखा कोई भी आप वेबसाइट वगैरह ओपन करते हो तो उसमें आता है, उसमें ये आता है कि एक्सेप्ट ऑल कुकीज़ या नॉट एक्सेप्ट ऑल कुकीज़। तो अगर आप एक्सेप्ट ऑल कुकीज़ करते हो तो आपने उससे परमिशन लिया कि हाँ भाई मैं ऐसे चला सकता हूँ। उसके बाद फिर उसके बाद आपने एक्सेप्ट ऑल कुकीज़ करा, फिर आपके पीछे की सारी फाइलें खुलने लगती है। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते तो नहीं खुलती, ठीक है। कुछ कुछ में होता है, जैसे वैसे तो आप करो नहीं करो लेकिन वो होता है, ठीक। इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन होता है प्रोटेक्टिंग डाटा कॉन्फिडेंटली, डाटा को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करता है बिना हिचके बिना कुछ करे, ठीक है। अगला आता है नेटवर्क सर्विसेज। नेटवर्क सर्विसेज में होता है नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है, नेटवर्क डिवाइस मैनेजमेंट होता है, नेटवर्क कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट एंड टर्मिनेशन होता है, और नेटवर्क डाटा ट्रांसफर एंड राउटिंग होता है, ठीक है। अगला आता है इंटरनेट सर्विसेज। इंटरनेट सर्विस में वो होता है हैंडलिंग और मास्किंग, दो ही होता है इंटरनेट सर्विस में। हैंडलिंग क्या करता है, जनरेट करता है हार्डवेयर से, जो हमारा इंटरप्ट होता है वो हार्डवेयर से जनरेट होता है, हार्डवेयर के द्वारा जनरेट होता है। और जो मास्किंग होता है वो क्या होता है, कंट्रोल होता है इंटरप्ट प्रायोरिटी में, ठीक है। अगला आता है सिस्टम सर्विसेज। सिस्टम सर्विस में होता है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में होता है, और सिस्टम मॉनिटरिंग एंड डीबगिंग, सिस्टम मॉनिटरिंग में और डीबगिंग में होता है, ठीक है। सिस्टम सिक्योरिटी ऑडिशन, ठीक, ये सारे आते हैं। अब देखिए, अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है शॉर्ट नोट्स ऑन, या ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट नोट्स के भी फॉर्म में आ सकता है, या ये क्वेश्चन आ सकता है डेफिनेशन के भी फॉर्म में। ये 2-3 डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। आपको ये शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जा सकता है, आपको डेफिनेशन के भी फॉर्म में पूछा जा सकता है, आपको दोनों फॉर्म में सकता है। इसलिए मैंने लिखा शॉर्ट नोट्स ऑन या डिफाइन द फॉलोइंग, ठीक। जैसे मेरा पहला है CL प्रोसेसिंग। CL है कमांड लाइन। CL प्रोसेसिंग जो है कमांड लाइन रेफर्स टू अ मेथड, ये कैसे मेथड को रेफर करता है, और इंटरेक्टिंग विद द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर से इंटरेक्ट होता है, यूजिंग कमांड एंटर्ड थ्रू द कमांड लाइन इंटरफेस, जो कमांड लाइन इंटरफेस के द्वारा कमांड के अंदर एंटर करता है। यूज़र टाइप कमांड्स होता है, जैसे यूज़र टाइप कमांड होता है, सिस्टम रिस्पॉन्स विद आउटपुट होता है, ठीक है। कमांड लाइन प्रोसेसिंग इज कॉमनली यूज्ड इन ऑपरेटिंग सिस्टम। CL प्रोसेसिंग कहाँ होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है, ठीक। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होता है और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस में इसका यूज़ होता है, ठीक है। अब देखिए, अगला आता है बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग होता है, बैच प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स एग्जीक्यूशन अ सर्विस ऑफ टास्क और प्रोग्राम्स इन अ सीक्वेंस। ये क्या करता है, सर्विस ऑफ टास्क या प्रोग्राम को सीक्वेंस में करता है, ठीक, विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन, किसी मैनुअल इंटरवेंशन के बिना, विदाउट। बैच जॉब इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट एग्जीक्यूट्स अ सिंगल यूनिट। बैच जॉब जो है एक सेट होता है, सिंगल यूनिट, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, इंस्ट्रक्शन होता है, एग्जीक्यूट करता है सिंगल यूनिट को, ठीक है। इंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करता है एक सिंगल यूनिट को, ऑफर इन द बैकग्राउंड, जो बैकग्राउंड में ऑफर किया जाता है। बैच प्रोसेसिंग इज यूजफुल फॉर टास्क दैट रिक्वायर मिनिमल यूजर्स, जो मिनिमल यूजर्स को रिक्वायर करता है। इंटरेक्शंस को जैसे सच एज डाटा प्रोसेसिंग है, प्रिंटिंग है और बैकअप्स है। मल्टी प्रोग्रामिंग इज अ टेक्निक, ये एक टेक्निक है वेयर द मल्टीपल प्रोग्राम और प्रोसेस शेयर द सेम सिस्टम, जहाँ पे मल्टीपल प्रोग्राम और प्रोसेस शेयर होता है सेम सिस्टम पे। रिसोर्सेज सच एज CPU, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज एलोकेशंस ऑफ रिसोर्सेज, ये सारे आते हैं। स्विच बिटवीन द प्रोग्राम टू ऑप्टिमाइज बिटवीन यूटिलाइजेशन, और स्विच करता है बिटवीन द प्रोग्राम को, प्रोग्राम के बिटवीन में, और ऑप्टिमाइज करता है यूटिलाइजेशंस को। मल्टीपल प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व होता है सिस्टम इफिशिएंसी, रिस्पॉन्सिवनेस, थ्रूपुट, अलोइंग मल्टीपल टास्क
टू परफॉर्म कॉन्करेंटली, इन सबको कॉन्करेंटली परफॉर्म करता रहता है। कौन करता है? ये काम होता है मल्टी प्रोग्रामिंग का। ठीक, अब इसकी समरी में मैंने कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं कि CL प्रोसेसिंग, ठीक है, इज अ मेथड, ये एक मेथड है इंटरप्ट इंटीग्रेटिंग विद यूजिंग कमांड, सिस्टम यूजिंग कमांड से इंटरप्ट इंटरेक्शन, इसका इंटरेक्शन किसका है? सिस्टम यूजिंग कमांड से। बैच का क्या है? विदाउट मैनुअल ये एक सीक्वेंस ऑफ टास्क है जो कि विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन पे मतलब कि प्रोसीड होता है। अब मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है? मल्टी प्रोग्रामिंग है टू शेयर सिस्टम रिसोर्सेज, इम्प्रूव इफिशिएंसी एंड रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, इन सबको मैंने इन शॉर्ट में भी, अगर आप मतलब कि एक जैसे इन शॉर्ट में पूछा जाए तो आप ये सारी पॉइंट्स उसमें लिख सकते हैं, और अगर डिटेल में पूछा जाए तो आपको ये सारे पॉइंट्स जो मैंने ऊपर बताए वो आपको लिखने होंगे। ठीक है, अब है स्पोलिंग। स्पोलिंग किसे कहते हैं? स्पोलिंग कहते हैं हम, इट इज़ अ टेक्निक यूज्ड इन कंप्यूटर टू मैनेज द ऑप्टिमाइज प्रोसेसिंग ऑफ टास्क। ये एक टेक्निक है कि कंप्यूटर को ऑप्टिमाइज करता है और मैनेज करता है टास्क को प्रोसेस करने में, पार्टिकुलरली इन मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टी यूज़र एनवायरनमेंट। ये या तो मल्टी प्रोग्रामिंग या मल्टी यूज़र एनवायरनमेंट में ही इसका प्रयोग होता है। ठीक है, पर्टिकुलरली इट स्टैंड फॉर साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन। इसको हम स्पोलिंग को हम साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन भी कहते हैं। ठीक है, अब स्पोलिंग में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? तो पहला होता है क्यूइंग। क्यूइंग क्या करता है? टास्क क्वेड इन बफर कॉल्ड स्पूल बिफोर बीइंग प्रोसेस्ड, यानी टास्क को बफर टाइम यानी मल्टीपल टाइम्स रिपीट करता रहता है, पता नहीं कितनी बार रिपीट करता है। ठीक है, बफरिंग में क्या होता है? एक्ट द बफर अलोइंग टास्क इन द स्पॉइल्ड टेम्परली अंटिल दे कैन बी प्रोसेस्ड। ठीक है, इसको प्रोसेसिंग करने में हेल्प करता है। अगला शेड्यूलिंग, शेड्यूल करता है टास्क इज शेड्यूल फॉर प्रोसेसिंग फ्रॉम द स्पूल ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम रिसोर्सेज एंड रिड्यूसिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक, इन सब में इसका प्रयोग होता है। अगला है स्पूलिंग इज यूज। स्पूलिंग कहाँ कहाँ यूज़ होता है? प्रिंट स्पूलिंग में होता है, जॉब स्पूलिंग में होता है और इनपुट आउटपुट स्पूलिंग में इसका यूज़ होता है। अब इसकी बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स क्या है इसकी? इम्प्रूव सिस्टम इफ़िशियंसी, सिस्टम को इम्प्रूव इफ़िशिएंट कर देता है, जल्दी सिस्टम को इम्प्रूव आगे टास्क मतलब परफॉर्म करने में उसको हेल्पफुल है। इन्हांस मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटीज़, यानी इसकी इतनी कैपेबिलिटी होती है कि मल्टीटास्क कर सके। रिड्यूस वेट एंड टाइम को रिड्यूस कर देता है। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है। बफर रिसोर्स यूटिलाइज कर देता है। ठीक है, ये सारा था इसका काम। अब आता है अगला पॉइंट, मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। तो मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट जो है, एक मिनट, अच्छा हाँ, मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट जो है यह मेमोरी डिवाइडेड इनटू सेवरल सेक्शन। जो मेमोरी है इसकी ये सेवरल सेक्शन में डिवाइडेड होता है टू एकोमोडेट मल्टीपल प्रोग्राम, जो एकोमोडेट होता है मल्टीपल प्रोग्राम पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे है, पहला पॉइंट मैंने लिया हुआ है, उसका कुछ लेआउट है, ओवरव्यू द मेमोरी लेआउट, जनरल ओवरव्यू है मल्टीपल प्रोग्राम के, यहाँ मैंने लिया हुआ है। पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेस, इसमें क्या क्या आती है? इसमें आता है लो मेमोरी एड्रेस होता है, कंटेन ओएस कोड होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कोड होता है, डाटा होता है और टेबल्स होता है, और प्रोटेक्टेड फ्रॉम यूज़र प्रोग्रामर्स, यूज़र के प्रोग्राम को ये प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। यूज़र स्पेस क्या होता है? हाई मेमोरी एड्रेसेस होता है, डिवाइडेड फ्रॉम सेपरेट एरियाज, सेपरेट एरिया में डिवाइड होता है फ्रॉम ईच यूज़र प्रोग्राम, सभी यूज़र प्रोग्राम पे। ठीक है, ईच प्रोग्राम्स मेमोरी स्पेस इज आइसोलेटेड फ्रॉम अदर, मतलब कि ईच प्रोग्राम मेमोरी स्पेस, हर प्रोग्राम का मेमोरी स्पेस जो होता है वो आइसोलेट होता है किसी दूसरे अदर मेमोरी स्पेस से। ठीक, अगला आता है
प्रोग्राम मेमोरी स्पेस। इसमें होता है डिवाइडेड इनटू, ये किस में डिवाइड होता है? पहला होता है कोड सेगमेंट में, यानी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में डिवाइड होता है। अगला होता है प्रोग्राम डाटा में डिवाइड होता है। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में डिवाइड होता है, जिसको हम हीप कहते हैं। स्टैक में भी होता है, यानी फंक्शन ऑल स्टैक एंड लोकल वेरिएबल्स, फंक्शन ऑल स्टैक और लोकल वेरिएबल्स में ये डिवाइड होता है। ठीक है। शेयर्ड मेमोरी में होता है कॉमनली एरिया शेयर्ड बाय मल्टीपल प्रोग्राम्स। ठीक है, कॉमनली एरिया शेयर्ड होता है मल्टीपल प्रोग्राम में, यूज्ड बाय इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, यानी IPC में भी इसका यूज़ होता है। अगला होता है MMU, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट में होता है मैप्स वर्चुअल एड्रेस बाय फिजिकल एड्रेस। वर्चुअल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में करता है वो MMU करता है। और प्रोवाइड मेमोरी प्रोटेक्शन एंड आइसोलेशन, मेमोरी को प्रोटेक्ट करता है और आइसोलेट करता है, वो भी MMU भी करता है। ठीक है। अब देखिए, अब अगला आता है मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। मेमोरी इज़ मैनेज्ड यूजिंग टेक्निक्स, जैसे पैगिंग है डिवाइडिंग मेमोरी इनटू फिक्स्ड साइज पेजेस। ठीक है, फिक्स साइज पेज में मेमोरी डिवाइड होती है। अगला है डिवाइडिंग मेमोरी इनटू लॉजिक सेगमेंट्स। मेमोरी जो डिवाइड होती है वो लॉजिकल सेगमेंट्स में होती है। ठीक है। अब स्वैपिंग करता है, सेगमेंटेशन होता है, स्वैपिंग करता है, यानी स्वैपिंग करता है मतलब टेम्पररी ट्रांसफर प्रोग्राम इनटू डिस्क स्टोरेज। डाटा को स्वैप कर देता है, एक से दूसरे में डाल देता है, यानी टेम्पररी डालता है, ट्रांसफर प्रोग्राम को ट्रांसफ़र कर देता है, यानी मेन जगह से हटा के इसको डिस्क स्टोरेज में डाल देता है, उसे हम स्वैपिंग कहते हैं। यानी एक जगह की डाटा दूसरी जगह में डालना, उसे हम स्वैप करते हैं। अगला होता है वर्चुअल मेमोरी में होता है यूजिंग डिस्क स्पेस एज एन एक्सटेंशन ऑफ फिजिकल मेमोरी। डिस्क स्पेस का प्रयोग करके हम एक्सटेंशन ऑफ फिजिकल मेमोरी में डालते हैं, उसे हम वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। ठीक। अब इसका चैप्टर का जो है ये वाला पॉइंट जो है मेरा, ये लास्ट पॉइंट है, एग्जीक्यूशन इन मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ है, पहला है जॉब शेड्यूलिंग। पहला पॉइंट मैंने यहाँ लिया है जॉब शेड्यूलिंग होता है ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट्स अ जॉब। ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करता है जॉब, यानी प्रोग्राम को। जॉब कहने का मतलब यहाँ प्रोग्राम को कहते हैं। फ्रॉम अ जॉब क्यू को और लोड इनटू द मेमोरी। अब जो मैं यहाँ क्यू की बात कर रहा हूँ वो अल्फ़ाबेट वाला क्यू नहीं है। यहाँ क्यू का मतलब है कि जैसे मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं मेरे पास, मतलब कि बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं कि मुझे बहुत सारे प्रोग्राम पे रन करना है। अब वो सेलेक्ट करेगा उस क्यू में जाके, क्यू इसको कह रहे हैं, जैसे यहाँ पे जैसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारे पूरा प्रोग्राम है, कुछ और नहीं है प्रोग्राम के अलावा। अब उस पूरा जो गुच्छा है, ग्रुप है, उस ग्रुप को जाके, ग्रुप में से वो जाके उठाएगा कि भैया मुझे पहले कौन सा काम करना है, कौन से प्रोग्राम को रन कराना है, उसको चेक करेगा। तो वो कौन करता है? वो जॉब शेड्यूलिंग करता है। और वो जो ग्रुप है, प्रोग्राम्स का जो ग्रुप है, उसको हम यहाँ पे क्यू कह रहे हैं, QUE क्यू। ठीक है। अब है प्रोसेस क्रिएशन है ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट अ न्यू प्रोसेस इनटू अ सेलेक्टेड जॉब। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? न्यू जो भी हमने सेलेक्ट करा, जैसे हमने इसमें से मतलब के नाम का एक फ़ाइल सेलेक्ट करा, ठीक है, उसको क्या करेगा? उसको ऑपरेट करेगा नए तरीके से। जिस तरीके से ऑपरेट करना उसको उस तरीके से नहीं, उसको नए तरीके से ऑपरेट करेगा, यानी फिर से ऑपरेट करेगा उसे। ठीक है, जो मैंने उसे सेलेक्ट किया है। ठीक है। अब क्या करेगा? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में आता है ऑपरेटिंग सिस्टम स्विचेस द CPU कॉन्टेक्स्ट। ऑपरेटिंग सिस्टम स्विच करता है CPU कॉन्टेक्स्ट को फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर, एक से दूसरे में, दूसरे तीसरे में, ऐसे करते सेव करता रहेगा। सेविंग एंड रिसोर्सेज रजिस्टर्स, रीस्टोरिंग रजिस्टर्स, जो पहले से रजिस्टर होता है उसमें जाकर सेव करता रहता है। ठीक है। प्रोग्राम काउंटर्स एंड अदर रेलिवेंट डाटा। अगला आता है प्रोसेस एग्जीक्यूशन में आता है CPU एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस ऑफ द सेलेक्टेड प्रोसेस। CPU एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शन को सेलेक्टेड प्रोसेस में। ठीक है। अगला आता है इंटरप्ट हैंडलिंग में आता है ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल्स इंटरप्ट जनरेटिंग बाय हार्डवेयर डिवाइस और एग्जीक्यूट राइजिंग इन द एग्जीक्यूशन प्रोसेस। वो क्या करता है कि हार्डवेयर डिवाइस में जाके जनरेट करता है इंटरप्ट को, हैंडल्स को, मतलब इंटरप्ट
जो भी उसमें दिक्कत होती है, इंटरप्ट यानी दिक्कत है, इसके जैसे कोई सा भी के नाम का फाइल है, उसके अंदर क्या क्या इंटरप्ट है, क्या क्या मतलब उसकी क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या प्रॉब्लम है, उसको पहले जनरेट करता है, उसको एक तरफ से ले लेता है कि हाँ इसकी ये दिस जैसे कुछ प्रॉब्लम्स है, ठीक। उसके बाद क्या करता है, उसको मतलब कि उसको सॉल्व करता है सिंक्रोनाइज करके, प्रोसेस को सिंक्रोनाइज करके। यहाँ है ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द प्रोसेसेस। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, मैनेज करता है सिंक्रोनाइज करके। किसको करता है, प्रोसेस एंश्योरिंग डाटा एंड प्रिवेंटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। प्रोसेस एंश्योरिंग डाटा और प्रिवेंटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में जो भी मैनेज ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज किया उसको सिंक्रोनाइज कर देता है, ठीक है। उसके बाद करता है प्रोसेस टर्मिनेशन, प्रोसेस को टर्मिनेट करता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम टर्मिनेट अ प्रोसेस व्हेन इट कंप्लीट द एनकाउंटर्स एन एरर। अब क्या करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने देख लिया कि हाँ भैया इसमें ये प्रॉब्लम्स हैं, अब उसको एनकाउंटर कर देता है, ठीक है। एनकाउंटर करने का मतलब यहाँ उस एरर को हटा देता है, ठीक है, उस एरर को हटा देता है और उसको पूरे मतलब के नाम का जैसे कोई भी मेरा प्रोग्राम था उसको सही कर देता है बिल्कुल प्रॉपर, उसमें कोई भी एरर नहीं होता, नो एरर। अब उसको बिल्कुल सारा करेक्ट कर देता है, ठीक है। अगला इसमें पॉइंट आता है मल्टी प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन टेक्निक इंक्लूड। अब इसमें कौन कौन से टेक्निक्स आते हैं, तो आता है पहला टाइम शेयरिंग, दूसरा आता है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, अगला आता है मल्टी प्रोसेसिंग, अगला आता है मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है। तो टाइम शेयरिंग होता है डिवाइडिंग सीपीयू टाइम्स इनटू स्मॉल इंटरवल्स, सीपीयू टाइम्स को स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड करना एंड एलोकेट दैम टू प्रोसेसेस, और एलोकेट करता है प्रोसेसिंग में, ठीक है। अब एलोकेटिंग सीपीयू टाइम्स बेस्ड ऑन प्रोसेस प्रायोरिटी में उसका सीपीयू टाइम्स एलोकेट करता है। अगला मल्टी प्रोसेसिंग, यानी एक समय पे मल्टीपल्स उस पर वो प्रोसेस कर सकता है। मल्टीपल थ्रेडिंग यानी एक ही प्रोग्राम को मल्टीपल टाइम रन कराना, मल्टीपल थ्रेडिंग, ठीक। तो इस तरह मेरा जो चैप्टर ये वाला था, चैप्टर 7 ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर बेसिक एंड पीसी सॉफ्टवेयर का, यहाँ पे चैप्टर मेरा कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन ऑन द नेक्स्ट क्लास।